आज से हम अपना वेब 3 का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेब 3 जो है बेसिकली इट्स ऑल अबाउट ब्लॉकचेन। ठीक है ना। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन इज अ डिजिटल डाटाबेस और अ लेजर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द नोड ऑफ अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है ना। तो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक प्रकार का डाटाबेस है और आप सभी को पता है डाटाबेस का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशंस को परमानेंट सेव करके रखना। ठीक है ना। जैसे कि आपके मोबाइल फोन्स में कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है, आप एक बार सेव कर लेते हैं तो वो कॉन्टेक्ट्स हमेशा आपके फोन में रहते हैं। तो बेसिकली डाटाबेस इज अ सॉफ्टवेयर विच स्टोर योर इंफॉर्मेशन परमानेंटली। यहाँ पर ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन हमारा एक डिजिटल डाटाबेस है जिसके अंदर अगर हम इंफॉर्मेशन को रख दें तो वो परमानेंटली सेव हो जाती है। ठीक है ना। इसमें और आगे हम देखते हैं, और अ लेजर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। लेजर का मतलब क्या होता है? जो अकाउंट्स जानता है, जिसने अकाउंटिंग पढ़ी है, उसको लेजर का मतलब पता है। बही खाता जिसे बोलते हैं ना, जिनके पेरेंट्स शायद बिजनेस में हो तो उनको लेजर का मतलब पता है, या आपने अकाउंट्स का नाम सुना होगा तो आपको ये पता है अकाउंटिंग के अंदर क्या चीज यूज होती है? लेजर यूज होता है। लेजर मतलब खाता। और उस खाते के अंदर आप एंट्री करते हो, किसने परचेस किया, कहां से परचेस किया, आपने माल कहां से मंगवाया, आपने किसको बेचा, आपके एक्सपेंसेस, आपकी इनकम्स, हर चीज आप इसके अंदर नोट करते हो, लेजर्स के अंदर नोट करते हैं। सिमिलरली ब्लॉकचेन इज अ डाटाबेस वेयर एवरी ऑपरेशन इज रिटन इनटू अ लेजर बेसिकली। ठीक है ना। तो बेसिकली ब्लॉकचेन क्या है? एक ऐसा डाटाबेस है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स, नोड्स का मतलब होता है कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक दूसरे से कनेक्टेड होने का मतलब होता है पीयर टू पीयर। ठीक है ना। पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मतलब ये हो गया कि दो सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं और दोनों में से कोई भी क्लाइंट नहीं है, दोनों में से कोई भी सर्वर नहीं है। दोनों ही किस तरीके से काम करेंगे? क्लाइंट की तरह भी काम करेंगे और सर्वर की तरह भी काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हम मैं हूं और एक आप स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल पलक है। तो अगर पलक मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी तो मैं उसका जवाब दे दूंगा, और मैं अगर पलक से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो पलक मुझे जवाब दे देगी। तो बेसिकली हम दोनों जो है एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना। कोई भी एक दूसरे को क्वेरी कर सकता है और एक दूसरे को रिजल्ट दे सकता है। दिस इज एक्चुअली अ मीनिंग ऑफ पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मतलब हो गया, बोथ कंप्यूटर कैन एक्ट एज अ क्लाइंट एंड बोथ कंप्यूटर कैन एक्ट एज अ सर्वर। ठीक है ना। अगर एक क्लाइंट एक्ट करेगा तो दूसरा को क्या एक्ट करना पड़ेगा? अपने आप को सर्वर। समझ में आया? ब्लॉकचेन के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ब्लॉकचेन क्या है? एक डिजिटल डाटाबेस है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशंस को परमानेंट स्टोर करते हैं, और वो इंफॉर्मेशंस मल्टीपल नोड्स, मल्टीपल कंप्यूटर्स पे स्टोर्ड होती है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है ना। वो जो सारे कंप्यूटर्स है ना, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि जो जानकारी आपकी स्टोर हो रही है वो किसी एक सर्वर पे स्टोर नहीं हो रही है, वही आपकी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया भर में जो उसके जो कनेक्टेड नोड्स है वहां पर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। ठीक है ना। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है ना। ब्लॉकचेन क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। किस तरीके से? डिस्ट्रीब्यूटेड वे में। ठीक है ना। अब यहां पर हम देखते हैं, हमारे इस पूरी ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है, और हमें एक वेब 3 डेवलपर बनना है। ठीक है ना। इस पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट होने के बाद आप अपने आप को क्या कंसिडर कर सकते हैं? आई एम अ ब्लॉकचेन डेवलपर और आई एम अ वेब 3 डेवलपर। ठीक है ना। इससे पहले की जितनी भी मैंने आपको ट्रेनिंग सिखाई है, चाहे वो नेक्स्ट हो, चाहे दूसरी कोई भी स्टैक मैंने आपको अगर पढ़ाया हो, तो वो सारा वेब 2 के स्टैक में आता है। ठीक है ना। वो किस में आता है? वेब 2 के स्टैक में आता है। जैसे ही आप पढ़ने स्टार्ट कर लेते हो ब्लॉकचेन, तो आप किस टाइप के डेवलपर बन जाते हैं? वेब 3 डेवलपर बन जाते हैं, जहां पर आप टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करते हो? ब्लॉकचेन यूज करते हो। ठीक है ना। आप अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाते हो किस टेक्नोलॉजी पर? ब्लॉकचेन पर। ठीक है ना। इसी टाइप के हम कुछ सॉफ्टवेयर बनाएंगे किस टेक्नोलॉजी पर? ब्लॉकचेन पर। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि हमें अगर कोई ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें टेक्नोलॉजी तो ब्लॉकचेन यूज करनी होगी, मगर उसके अंदर उस ब्लॉकचेन का जो हमें प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो कोड लिखना पड़ेगा। तो ब्लॉकचेन की जो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो जिस कोड से बनते हैं, वो जो प्रोजेक्ट्स, उसे हम बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। तो आपको अगर ब्लॉकचेन का या आपको वेब 3 का कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो करना पड़ेगा हमें कोडिंग, और वो कोडिंग जो करते हैं उस कोड को बेसिकली कहा जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड। ठीक है ना। तो जो भी आप कोडिंग लिखेंगे उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे?
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम कोड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम एप्लीकेशंस बोलते हैं। सो यहाँ पर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अल्टर्ड, ठीक है ना। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कोड होता है जो कि कहाँ पर आप उसको चलाते हो, ब्लॉकचेन नेटवर्क पे चलाते हो, और एक बार वो कोड अगर चल जाता है तो उस कोड को, उस डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब जिसमें चेंजेस पॉसिबल ना हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे हम देखेंगे। अब आज जो है मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है इस टाइप के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करना है, ठीक है ना। और ब्लॉकचेन्स जो है वो उसके अंदर हम, ठीक है ना, ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल्स जो है हम किस पे काम करेंगे। सबसे पहला प्रोटोकॉल जो है वो बिटकॉइन प्रोटोकॉल है, बिटकॉइन प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो बिटकॉइन प्रोटोकॉल के थ्रू आप कोई एप्लीकेशन नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। कोई भी सॉफ्टवेयर्स आप बिटकॉइन प्रोटोकॉल की मदद से आप नहीं बना सकते हैं। अगर आपको वेब 3 प्रोजेक्ट कोई बनाना है तो उसके लिए आपको जो प्रोटोकॉल यूज करना होगा वो आपको यूज करना पड़ेगा इथीरियम, इथीरियम प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, इथीरियम प्रोटोकॉल, ठीक है ना। इथीरियम प्रोटोकॉल अगर आप यूज करते हैं तो आप किस टाइप के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं? यू कैन बिल्ड व्हाट, वेब 3 प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। तो अगर आपको ब्लॉकचेन बेस्ड कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई आपको वेब 3 का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो डेफिनेटली आपके पास ब्लॉकचेन के दो प्रोटोकॉल अवेलेबल है। एक तो बिटकॉइन प्रोटोकॉल है और दूसरा इथीरियम प्रोटोकॉल है। तो हम इथीरियम प्रोटोकॉल पर हम अपने वेब 3 के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। वेब 3 के प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? मान लो आपको एक बैंकिंग सिस्टम बनाना है, ठीक है ना, बैंकिंग सिस्टम जिसमें आप क्या मेंटेन करते हैं, बैंक्स क्या मेंटेन करते हैं, लेजर मेंटेन करते हैं ना, किससे पैसा आया, किसको गया, क्या एक्सपेंसेस है, सारी इंफॉर्मेशन वो बैंक्स अपने डाटाबेस में स्टोर करते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम बनाने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि वेब 3 का जो प्रोजेक्ट है, आप ब्लॉकचेन बेस्ड बैंकिंग सिस्टम्स आप बना सकते हैं जहां पर आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये वन बाय वन हम सारी चीजें देखेंगे कि हम किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हम इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले अब हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम यहां पर क्या यूज करेंगे, इथीरियम प्रोटोकॉल यूज करेंगे, ठीक है ना। सो अब मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूं, etherscan.io, ठीक है, etherscan.io। ये आपकी जो है ये इथीरियम नेटवर्क की एक वेबसाइट है जहां पर पूरी दुनिया भर में जितने भी नोड्स कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, यहां पर आप देख सकते हैं मल्टीपल नोड्स का भी काउंट आपको पता चलेगा और मल्टीपल इंफॉर्मेशंस आपको यहां पर दिखेगी। सो यहां पर आप देखेंगे कि बेसिकली उन पे कितने ट्रांजेक्शन्स अभी हो गए हैं, उस पूरे इथीरियम नेटवर्क पर कितने ट्रांजेक्शन हो गए हैं, कितने ब्लॉक्स हमारे बन रहे हैं। अब ये मैं धीरे धीरे इन ब्लॉक्स के बारे में भी बताऊंगा कि भाई ये ब्लॉक्स क्या चीज है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे 14 सेकंड पहले ये नंबर का ब्लॉक नेटवर्क पर जनरेट हुआ है, ठीक है ना। तो कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हुआ होगा और जैसे ही किसी ब्लॉकचेन नेटवर्क पे कोई ट्रांजेक्शन होता है तो एक ब्लॉक नया जनरेट हो जाता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है ना। मैं यहां पर एक एक लोकल, मैं आपको क्लास के अंदर एक लोकल इथीरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क स्टेब्लिश करके बताऊंगा। लोकल इथीरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क मतलब मान लीजिए यहां पर कोई एक नोड है, एक नोड है, वो नोड किससे कनेक्टेड होगा, वो नोड 2 से कनेक्टेड होगा, वो नोड किससे कनेक्टेड होगा, नोड 3 से कनेक्टेड होगा, नोड 3 किससे कनेक्टेड होगा, नोड 4 से कनेक्टेड होगा। इस तरीके से बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे पीयर टू पीयर, ठीक है ना। तो अगर किसी नोड 1 को अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इस N1 से मांग सकता है ना, वो N3 से भी मांग सकता है। इसका कुछ नेटवर्किंग इस तरीके से रहता है, हर नोड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो कोई सा भी नोड किसी भी नोड से रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो अगर N1 को कोई जानकारी चाहिए तो वो नोड 4 से भी रिक्वेस्ट कर सकता है, वो N3 से भी कर सकता है, N2 से भी कर सकता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर N4 को कोई डेटा चाहिए तो वो किससे रिक्वेस्ट कर सकता है, N1 से कर सकता है, N2 से कर सकता है, N3 से कर सकता है, मल्टीपल
नोड से कर सकता है। तो जो हम वेब3 का प्रोजेक्ट बनाएंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि लोकली सर मैं क्या कर सकूं, एक लोकल नेटवर्क स्टेब्लिश कर लूं टेस्टिंग के लिए, ताकि मैं सॉफ्टवेयर भी बनाऊं और मेरी एप्लीकेशन टेस्ट भी करे। ठीक है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, सबसे पहले वो टेक्नोलॉजी हम हार्ड हैट यूज करेंगे। हार्ड हैट डॉट 3x। ठीक है ना। ये 3x क्या है, इस हार्ड हैट जो लाइब्रेरी है हमारे पास, इसका थर्ड वर्जन है। इसका मतलब हार्ड हैट से पहले 3 से पहले क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो 2 और 1 अब डेप्लीकेट हो गए, हमें यूज नहीं करना है। तो हार्ड हैट नोड.जेएस की एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप क्या बना सकते हो, लोकल इथीरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क बना सकते हो एज अ डेवलपर। क्योंकि आपको चीजें बनानी है तो डायरेक्ट आप किस पे टेस्टिंग नहीं कर सकते हो, इस मेन नेटवर्क पे टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना। ये जो etherscan.io पे जितना भी दिखाई दे रहा है, ये लोकल नेटवर्क का डाटा है कि रियल नेटवर्क का डाटा है? ये रियल नेटवर्क का डाटा है। भाई इस रियल नेटवर्क के डाटा पर अगर आपको कुछ भी काम करना पड़ेगा ना, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और वो पैसा है ना इथीरियम में दिया जाता है। ठीक है ना। ईटीएच करके इसकी एक करेंसी होती है, एक डिजिटल करेंसी होती है, उसमें आपको पैसा देना पड़ता है। उस नेटवर्क में अगर आपको कुछ भी करना है ना, तो आपको थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ता है। बट अभी आप डेवलपर हो, आप क्या आपको डेवलपमेंट करना है, तो क्या आप हर छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए मेन नेटवर्क को आप पे काम करोगे? कि आप चाहते हो कि मेरा एक लोकल नेटवर्क बन जाए और उस पर मैं कितने ही ऑपरेशन कर लूं, मेरा एक भी पैसा नहीं लगे और मेरी वेब3 की एप्लीकेशन भी बन जाए? ठीक है ना। तो एज अ डेवलपर, एज अ वेब3 डेवलपर, एज अ बिगिनर वेब3 डेवलपर, व्हाट वी विल डू, वी विल यूज अ लोकल इथेरियम नेटवर्क, वेयर मैं कोई भी काम करूंगा तो मुझे उसके लिए मेरी कॉस्ट नहीं लगेगी, जीरो कॉस्ट होगी। ठीक है ना। तो उसी प्रॉब्लम्स को बचने के लिए कि यार आपको अगर एक ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन बनानी है इथेरियम प्रोटोकॉल पर, तो आपके लिए, डेवलपर लोगों के लिए एक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी बनी है, दैट इज हार्डएट। और इस लाइब्रेरी को हम आज स्टेब्लिश करके देखेंगे। सो आप इस पे जाइएगा, हार्डएट पर मैं गया, हार्डएट 3 आप लिखिएगा, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है hardhat.org। इथीरियम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट फॉर प्रोफेशनल्स। ठीक है ना। तो अगर आप इथीरियम प्रोटोकॉल पर, ब्लॉकचेन के मेनली 2 प्रोटोकॉल अभी मार्केट में अवेलेबल है, 2 के अलावा 3 भी हो सकते हैं, आप रिसर्च कर लेना कि हाउ मेनी ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल आर अवेलेबल। सो लेट्स ओपन जीपीटी एंड डू सम रिसर्च। हाउ लिस्ट डाउन all the popular blockchain protocols. List down all the popular blockchain protocols. The first and most important industry leader protocol is your Bitcoin protocol. The second protocol is Ethereum protocol, and Solana, it's another protocol where we can build applications. There are BNC chains, there are many kind of blockchain protocols available there, but I am talking about only most top 2 protocols in which I am working on the Ethereum protocol. So जो भी हम Web3 का प्रोजेक्ट बनाएंगे वो किस प्रोटोकॉल पे बनाएंगे? इस पे बनाएंगे। अच्छा मुझे बताओ कि अभी आप नेक्स्ट.जेएस पे आपने किया, आपने एपीआई बनाई, आप एपीआई को ब्राउजर पे हिट कर रहे थे, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे? HTTP। ठीक है ना। आप क्या यूज कर रहे थे? Web3 के अंदर एपीआई जब आप बना रहे थे, जब वेब 2 का जो प्रोजेक्ट आपने बनाया था, उस वेब 2 के अंदर आपने एपीआई बनाना सीखी, और उन एपीआई को जब आप हिट करते थे, तब आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते थे? HTTP प्रोटोकॉल यूज करते थे, जिसका मतलब होता था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है ना। तो वेब 2 के अंदर आपने मेनली कौन सा प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा यूज किया एपीआई बनाने के टाइम पर? आपने आपने HTTP प्रोटोकॉल खूब सारा यूज किया। मगर हम जब ब्लॉकचेन्स पर आ जाते हैं, तो ब्लॉकचेन्स पर आपको डिसीजन लेना पड़ता है पहले दिन, जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कि भाई आप प्रोटोकॉल कौन सा यूज करोगे। ठीक है ना। तो हमें 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 जो बेसिकली, अगर कोई Web3 का प्रोजेक्ट बनाना है, तो जो इंडस्ट्री अभी लीड कर रहा है जो प्रोटोकॉल है, वो इथीरियम ही है, क्योंकि इथीरियम पर ही आप अपने Web3 के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। इनिशियली बिटकॉइन जब बना था, बिटकॉइन उस उद्देश्य से नहीं बना था, बिटकॉइन का जो प्रोटोकॉल है उस उद्देश्य से नहीं बना था कि इस प्रोटोकॉल की मदद से आप कोई भी Web3 से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना सके। ठीक है ना। बिटकॉइन प्रोटोकॉल बना, और बिटकॉइन प्रोटोकॉल बनने के तुरंत बाद
बनाने वाले ने क्या बना दिए, कॉइन्स बना दिए, बिटकॉइंस बना दिए, और उस कॉइन्स को बेसिकली सर्कुलेट किया। तो यहाँ पर हमारा वेब 3 के अंदर ब्लॉकचेन बेस्ड अगर हमें कोई प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो हमें इथीरियम प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा। ये इसकी ओवरऑल बात थी। और हमने ये देखी कि यस, ब्लॉकचेन नेटवर्क में बहुत सारे नोड N1 N2 N3 N4 सारे एक दूसरे से पीयर टू पीयर कैसे कनेक्टेड है, किसी एक सेंट्रलाइज जगह पे कनेक्टेड है कि डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये N1 इंडिया में पड़ा है तो हो सकता है N2 यूएसए में हो सकता है N3 कहां पर हो, जर्मनी में हो सकता है N4 कहां पर हो, ऑस्ट्रेलिया में हो। ये सारे नोड्स, नोड्स मतलब कंप्यूटर्स, ये सारे कंप्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब समझ गए ना, किसी एक जगह नहीं है, सब अलग अलग देशों में इसके कंप्यूटर्स है, और वो सारे आपस में एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। सो दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन नेटवर्क। समझ में आ गया। और इसकी खास बात ये भी हो गया कि हर कोई नेटवर्क, हर कोई नोड किसी भी नोड से रिक्वेस्ट कर भी सकता है और रिस्पॉन्स भी दे सकता है। मतलब हर नोड कैसे एक्ट कर सकता है, एज अ क्लाइंट भी एक्ट कर सकता है, एज अ सर्वर भी एक्ट कर सकता है। इसी चीज को बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है ना। कोई, मैं चाहूंगा तो मैं क्लाइंट भी बन जाऊंगा, मैं चाहूंगा तो सर्वर भी बन जाऊंगा। मैं क्लाइंट हूं मतलब मेरा काम क्या है, रिक्वेस्ट करना, और अगर मैं सर्वर हूं तो मेरा काम है आने वाली रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देना। तो बेसिकली इसका काम यही है। तो हमने देखा कि वेब 2 के अंदर हम हैवीली क्या यूज कर रहे थे, एपीआई बना रहे थे, है ना, नेक्स्ट.जेएस की एपीआई बना रहे थे ना भाई। तो वो कौन सा स्टैक है आपका, आपका वेब 2 का स्टैक है। उसके अंदर आपने एपीआई बनाई, आपने एचटीटीपी एपीआई बनाई, एचटीटीपी एपीआई की आपने मेथड्स यूज करी, आपने गेट यूज किया, आपने पोस्ट यूज किया, आपने पुट यूज किया, आपने मल्टीपल मेथड्स यूज करी, करी कि नहीं करी। ये सारी मेथड्स किसके अंदर आ रही थी, एचटीटीपी मेथड्स के अंदर आ रही थी। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हमारा हमारा जो अगर हम अब हम किसकी बात कर रहे हैं बताइए, वेब 3 की। अब वेब 3 में हमें प्रोटोकॉल यूज करना है, तो हमारे पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है, बट सबसे बेस्ट जो इंडस्ट्री लीड कर रहा है, जिसको आप सीखने के बाद आप तुरंत आपकी वेब 3 के अंदर भी जॉब लग सकती है, दैट इज योर इथीरियम 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 प्रोटोकॉल। ठीक है ना। ये क्या था ऊपर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहां पर हम किस पे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, इथीरियम प्रोटोकॉल्स पर बना रहे हैं। ठीक है ना। अब हमारा काम है कि भाई सबसे पहले सर आप क्या सेटअप करके बताओ, हमें एक लोकल इथीरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क आप स्टेब्लिश करके बताओ लोकली। मतलब नोड 1 नोड 2 नोड 3 कर करके ऐसा मैं नेटवर्क आपको बताने जा रहा हूं जिसमें आपको लगभग 20 नोड आपस में कनेक्टेड मिल जाएंगे टेस्टिंग के लिए। भाई आपके पास नोड ही नहीं होगे तो आप क्या नेटवर्क सिमुलेट करोगे। तो ये जो हार्ड हेड जो है प्रोजेक्ट, ये हार्ड हेड जो प्रोजेक्ट है, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो ये एन वन से लेके कितने नोड्स आपस में आपको दे देगा, 20 नोड आपस में कनेक्टेड आपको दे देगा, ताकि आप आराम से क्या कर सको, उनकी टेस्टिंग कर सको, आप प्रोजेक्ट बना सको। अगर मान लो इस पूरे नेटवर्क में अगर एक ही नोड हो तो क्या उसको हम नेटवर्क बोलेंगे क्या। भाई नेटवर्क बनता है लोगों से मिलके। मेरा फ्रेंड का नेटवर्क है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेला ही हूं मेरे नेटवर्क में और कोई नहीं है, तो वो नेटवर्क कहलाएगा क्या। नेटवर्क होने का क्या मतलब है, जब बहुत सारे लोग आपस में जुड़े हुए, जैसे हमारा टीचर और स्टूडेंट्स का मेरा नेटवर्क है। अगर मेरा मेरा मैं ही टीचर हूं और मेरे एक भी स्टूडेंट नहीं है, तो मेरा कौन सा नेटवर्क हुआ, कोई नेटवर्क नहीं हुआ ना। नेटवर्क का मतलब होता है जब आपस में लोग जुड़ जाते हैं, बहुत सारे जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो उसी तरीके से हार्डहेड आपको एक लोकल ब्लॉकचेन नेटवर्क आपको देता है, जिसमें आपको जनरली कितने नोड्स दे देगा, वो आपको N20 तक दे देगा। ठीक है ना। N1 से लेके N1 N2 N3 N4 N5 ऐसे कर करके कितने नोट्स आपस में मिल जाएंगे, आपको 20 नेटवर्क्स मिल जाएंगे। अब भी हाल मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि ये देखो ये नेटवर्क हो गए। अब इस नेटवर्क की खास बात होती है, हर नोड जब नेटवर्क पे रजिस्टर होता है, उसका एक तो एक उसकी कुछ इंफॉर्मेशंस नेटवर्क पे रजिस्टर होती है, जैसे उसका एड्रेस। ठीक है ना। उसका क्या एड्रेस, उसका बैलेंस, उसका, ठीक है ना, उसका बैलेंस, और उसका उसका प्राइवेट की। ठीक है ना। इसको आप किस तरीके से समझोगे, इस चीज को, इस ब्लॉकचेन के नेटवर्क को, इस N1 को आप अपने बैंक अकाउंट से कंपेयर करो। किससे कंपेयर करोगे, अपने बैंक अकाउंट से कंपेयर करोगे। क्या बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट नंबर होता है भाई, होता है। क्या उस अकाउंट में पैसे रहते हैं कि नहीं रहते हैं आपके पास, हो सकता है किसी के नहीं रहते हो, मगर जनरली उस बैंक में क्या होता है, उस बैंक नंबर के साथ साथ आपको बैलेंस वाला कॉलम भी मिलता है, जिसमें आप पैसे जमा करोगे तो
आपको पैसे रिफ्लेक्ट करने लग जाएंगे कि मेरे खाते में 10,000 पड़े हैं, 5,000 पड़े हैं, 500 पड़े हैं, कुछ ना कुछ मेरे पास वो पैसे मुझे उस बैलेंस वाले कॉलम में दिखते हैं। ठीक है ना। उस बैलेंस को निकालने के लिए मुझे, अगर मैं नेट बैंकिंग यूज कर रहा हूं, अगर मोबाइल पता है ना, आप फोन पे से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। भाई डायरेक्ट हो जाता है कि पिन डालते हो तब होता है, पिन डालते हो, आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो, तो भाई जब तक आप पिन नहीं डालोगे तब तक आपके खाते से पैसा नहीं निकल सकता है। सिमिलरली ब्लॉकचेन के अंदर भी एक एड्रेस होता है, उसके अंदर भी बैलेंस होता है, उसके अंदर भी प्राइवेट की होता है। यहां पर इसको हम पिन बोलते हैं। ठीक है ना। इसको यहां पर हम क्या बोलते हैं, पिन बोलते हैं। इस पिन की मदद से आप अपने खाते का जो बैलेंस है किसी भी दूसरे व्यक्ति को दूसरे अकाउंट नंबर में आप ट्रांसफर कर सकते हो। जस्ट आप कंपेयर करो कि ये वेब3 और ये ब्लॉकचेन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको जस्ट बैंकिंग सिस्टम से कंसीडर करो। आप सभी का खाता है, आज से पहले आपने कभी किसी को पैसा ट्रांसफर किया है भाई? बिल्कुल किया है। क्या करते हो पैसा ट्रांसफर करने के लिए? सामने वाले का अकाउंट नंबर डालते हो, कितना पैसा ट्रांसफर करना है वो डालते हो, और फाइनली आप क्या डालते हो, पिन डालते हो, और आप ओके करते हो, और पैसा उसको चले जाता है। वो पैसा भले आपने फोन पे से ट्रांसफर किया हो, पेटीएम से किया हो, मोबाइल बैंकिंग से किया हो, कुछ ना कुछ आपने पेमेंट ट्रांसफर किया है। क्या पेमेंट ऐसे ही ट्रांसफर हो जाता है कि भाई आपको प्रॉपर पिन डालना पड़ता है? प्रॉपर पिन डालना पड़ता है। सिमिलरली ब्लॉकचेन के अंदर जो हर नोड आपस में कनेक्टेड होता है, उन नोड के क्या होते हैं, अपने एड्रेस, है ना। एक अकाउंट नंबर होता है, एक एड्रेस होता है, उनमें जो बैलेंस होता है। यहां पर हमारे पास रियल बैंक्स में हमारा बैलेंस किस में चलता है, इंडियन रुपीज में चलता है। वहां पर उनका बैलेंस किस में चलता है भाई, वही बैलेंस वहां पर ईटीएच में चलता है। किस में चलता है, ईथर में चलता है। समझ में चल रहा है। रियल बैंक्स में हमारा बैलेंस किस में चल रहा है, इंडियन रुपीज में चल रहा है। मेरे खाते में 200 रुपए पड़े हैं, 2,000 पड़े हैं, 20,000 पड़े हैं, 2 लाख पड़े हैं। बैलेंस किस में चल रहा है मेरा, रियल बैंक्स में। मेरा एसबीआई में खाता है, किस में चल रहा है मेरा बैलेंस, इंडियन रुपीज में चल रहा है। मगर आप जब ब्लॉकचेन पर आप अपना अकाउंट बनाते हो, ब्लॉकचेन नेटवर्क पे आप अपना अकाउंट बनाते हो, और वहां पर अगर आपको कोई बैलेंस रखना है, तो वो बैलेंस किस में होता है, ईथर में होता है। ठीक है ना। 1 इथीरियम, 2 इथीरियम, 3 इथीरियम, आधा इथीरियम, 0.1 इथीरियम। तो बेसिकली ये देख लेते हैं कि आज की तारीख में आपके पास अगर 1 इथीरियम है, तो आप कितने पैसों के मालिक हैं। ठीक है ना। तो यहां पर हम गए गूगल पे, यहां पर आपको सिर्फ इतना लिखना है, 1 इथीरियम टू INR। 1 इथीरियम किसके इक्वल है, कितने INR के इक्वल है। मतलब अगर आपकी आज की तारीख में अगर आपके पास 1 इथीरियम है, तो वो भाई, वो उसका वैल्यू कितना हो गया, 1,000, 10,000, लाख, 2 लाख रुपए का 1 इथीरियम है। ठीक है ना, समझ में आया। उसी तरीके से अगर मैं, मेरे पास अगर 1 बिटकॉइन होता, ठीक है ना, तो वो आज की तारीख में मेरे पास होता 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, मेरे पास 70 लाख रुपए का होता। समझ में आ रहा है। और 2008 में ये 1 बिटकॉइन जो है, ये 1 रुपए के 10 बिटकॉइन आप ले सकते थे शायद, है ना। 1 रुपए में 10 बिटकॉइन आप ले सकते हैं। मतलब अगर 2008 में आप 1 रुपए की एक चॉकलेट नहीं खाते और बिटकॉइन खरीद लेते, तो शायद नीमच के सबसे बड़े करोड़पति आप ही होते। अगर 2008 में अगर आपको इसका थोड़ा बहुत अवेयरनेस हो जाता, तो 1 रुपए की आप चॉकलेट मत खाते और क्या परचेस कर लेते, बिटकॉइन परचेस कर लेते, तो नीमच के सबसे करोड़पति आप ही होते। ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें थोड़ी समझनी चाहिए। जस्ट मैं कंपैरिजन करवा रहा हूं कि यस, 1 बिटकॉइन का वैल्यू आज की तारीख में कितना है, इट्स अराउंड 70 लाख रुपीज। 1 इथीरियम का कितना बताया मैंने, 1 इथीरियम का जो मैंने प्राइस बताया, लगभग 2 लाख रुपीज है आज की तारीख में, जो आज है 4 फरवरी है 2026। आज की डेट में इसका ये रेट चल रहा है। ठीक है ना। सो ये आपको समझ में आया कि यस, हार्डेट एक लाइब्रेरी है, हमारी नोडजेस की लाइब्रेरी है, इज अ नोडजेस लाइब्रेरी टू सेटअप लोकल इथीरियम network. ठीक है ना। So Hardhat is a Node.js library which help us to set up local Ethereum network. And when it is set up, it provide us how many nodes? 20 nodes. And each node has how many properties? 3. Each node has its address, its balance, and private keys. And you have to compare with your real banks. In real banks, you have account numbers, your balance, and your PIN to take the to perform any transaction. You need your PIN. So चलो मैं अब ये इंस्टॉल करता हूँ। अब आपको क्या करना है, हार्ड एट पर गए, गेट स्टार्टेड पर आप गए,
यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें Node.js 22 चाहिए। क्या चाहिए? 22। सबसे पहले हर डेवलपमेंट आपको लाइनेक्स एनवायरनमेंट पर ही करना है, तो आपने पावर शेल ओपन किया और आप क्या करोगे? WSL। क्या होता है फुल फॉर्म WSL का भाई? विंडोज सबसिस्टम लाइनेक्स है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ये ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लाइनेक्स एनवायरनमेंट में आप रियल लाइनेक्स एनवायरनमेंट पे आप काम कर सकते हो। ठीक है ना? सो मैंने WSL ये किया। ठीक है ना? अब आप देखना, ठीक है, अब मैं बेसिकली इस डायरेक्टरी पर आ गया। ठीक है ना? इस डायरेक्टरी की बजाय आप यहां पर CD करके और ये टिल्ड सिंबल अगर आप लगाते हो, ठीक है ना, ये CD टिल्ड का मतलब ये हो गया कि आपको वो होम डायरेक्टरी पर ले जाएगा। ठीक है ना? CD टिल्ड करेगा, सो इट विल सेंड यू टू योर होम डायरेक्टरी। ठीक है ना? अगर आप CD टिल्ड कर दोगे तो ये आपको कहां भेज देगा? आपकी अपनी होम डायरेक्टरी पर। ठीक है ना? तो आप देखो मैं ये यहां पर आ चुका हूं। अब ये मेरी होम डायरेक्टरी कहां है? वेयर आई एम, आई नीड टू राइट PWD। ठीक है ना? तो जैसे ही आप PWD करोगे तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि PWD किया स्लैश होम हिमसू, जो मेरा यूजर नेम है, ये मेरी क्या है? मेरी होम डायरेक्टरी। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं अभी WSL के अंदर, वो सारे के सारे आपको कहां सेटअप करने हैं? इस आपके आपके CD टिल्ड करने के बाद यहां पर बनाने। अगर आप वो डी ड्राइव में ऐसे बनाओगे तो वो नेक्स्ट.js और कुछ चीजें वो काम नहीं करती है, उसका मैं रीजन आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो दिमाग आप पूरा समझ लेना इस बात को कि पर्टिकुलर जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वो आप अपनी कहां पर बनाओगे? होम डायरेक्टरी। इंटरव्यू में पूछ ले हाउ यू विल गो टू योर होम डायरेक्टरी? CD tilde, CD tilde and enter, I will directly go to my home directory. Again there is a shortcut. For example मैं फिर से MNT पे गया, C यूजर पे गया, फिर से उसी जगह पर आ जाता हूं, फिर से मैं इस पे आ जाता हूं। ठीक है ना? अभी मैं वापस वहीं पर आ गया। या तो CD टिल्ड कर लो या डायरेक्ट उसी का शॉर्टकट है CD। सो CD टिल्ड इज डायरेक्टली इक्वल टू व्हाट? CD। या तो आप CD टिल्ड लिखो तब भी आपको वो कहां भेज देगा? आपकी होम डायरेक्टरी को। और CD टिल्ड का ही शॉर्टकट क्या है? ओनली CD। ठीक है ना? तो आप देखना, मैं चाहूं तो CD टिल्ड लिखूं तब भी मेरे को वो कहां भेज देगा? स्लैश होम, मेरे होम डायरेक्टरी के अंदर। और CD करने के बाद भी मेरे को कहां भेज दिया उसने? होम डायरेक्टरी के अंदर। तो आप अपनी होम डायरेक्टरी पे जाने के लिए दो तरीके हैं, CD टिल्ड कर लूं या फिर डायरेक्टली CD करके इंटर कर लो। आप कहां पहुंच जाओगे? अपनी होम डायरेक्टरी में। एवरी लाइनिक्स प्रोजेक्ट हैज टू बी रिटर्न हियर। ठीक है ना? सो मैंने ls-l किया, मैंने ls-l किया। चलो आज मेरा मैं एक mkdir और मैं यहाँ पर एक वेब 3 का मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। ls-l किया। देखो वेब 3 का मैंने क्या बनाया? एक डायरेक्टरी। अब मैं इस डायरेक्टरी के अंदर गया, वेब 3 का मैं एक डायरेक्टरी के अंदर गया, ls-l किया। ठीक है ना? अब समझ में आ रहा है? चलो हार्ड हैट में गए। सबसे पहले तो भाई वर्जन, कौन सा वर्जन चाहिए इसको? 22। तो लेट्स चेक अवर वर्जन, Node-V। तो देखो मेरे पास क्या 22 वर्जन है। अगर आपके पास 23 है, अगर आपके पास 21 है, कोई सा भी दूसरा वर्जन है एक्सेप्ट 22, वो हार्ड हैट काम नहीं करेगा। हार्ड हैट को चलने के लिए कौन सा वर्जन चाहिए? ये चाहिए। और वर्जन में स्विचिंग कैसे करना है मैं आप पिछले 4-5 दिनों से भाई बता रहा हूँ। क्या यूज करोगे वर्जन स्विचिंग के लिए? NVM यूज करोगे, नोड वर्जन मैनेजर। ठीक है ना? तो वो आपको जो वर्जन चाहिए वो आप कर लेना। सबसे पहले हार्ड हैट का एक वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को देख देख के मैं बता रहा हूँ। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स क्रिएट, I will follow this tutorial and I will set up a basic local Ethereum network so that I can develop my Web3 project. Okay, so let's create a directory mkdir hardhat, do ls-l. Yes, hardhat directory is created. You can see the first letter will show whether it is a directory or file. ये हमारे ls-l में पहला कैरेक्टर क्या बताता है? फाइल का टाइप बताता है कि भाई ये फाइल है कि डायरेक्टरी है। अगर डी लिखा हुआ है तो डायरेक्टरी है, और अगर डैश लिखा होगा कहीं पर तो फाइल है। समझ में आ गया? तो डायरेक्टरी है तो अंदर जाना है, ls-l किया। ठीक है? उसके बाद अपना प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए npx hardhat -init ये मैंने किया है यहाँ पर, और ये मेरे को वेलकम बोल रहा है। ठीक है ना? ये पूरा हार्ड हैट का हमारा इंस्टॉलेशन आ गया। अब हार्ड हैट 3 बीटा, बीटा जहां पे भी लिखा होगा ना, इसका मतलब है वो अभी
अभी फाइनल वर्जन नहीं है उसका, अभी उसका डेवलपमेंट चल रहा है। बट हमें पता है कि ये जो बीटा वर्जन है आने वाले 10-15 दिन में, महीने भर के अंदर ये बीटा क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। तो आप अभी जो अपना पोर्टफोलियो जो सॉलिड बनाओगे वो आप लेटेस्ट स्टैक से बनाना चाहिए कि आउटडेटेड स्टैक से बनाना चाहिए, लेटेस्ट स्टैक से। सो ऑब्वियसली हमें पता है आज से महीने भर बाद क्या लॉन्च हो जाएगा, फाइनली हार्ड एट का 3 वर्जन फाइनल लॉन्च हो जाएगा। अभी हार्ड एट 3 बीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी भी उसके अंदर थोड़े बहुत डेवलपमेंट चल रहे हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ है। मगर क्या 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद इसका फाइनल वर्जन आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो ठीक है, हम अभी से टेस्टिंग करना चालू कर लेते हैं किसके अंदर, हार्ड एट 3 के अंदर। सो ये बोल रहा है कि वुड यू लाइक टू प्रोवाइड रिलेटिव पाथ, है ना। तो बस आप कुछ नहीं करना है, इंटर करना है। अभी आपसे पूछ रहा है कि हार्ड एट प्रोजेक्ट जो हम सेटअप करना है आपको, वो ether.js के थ्रू करना है कि विम के थ्रू करना है। तो आप विम लाइब्रेरी यूज करना। अब ये विम क्या है मैं आपको बताऊंगा। विम जो है बेसिकली एक एक लाइब्रेरी है, एक नोडजेस की लाइब्रेरी है जो कि किससे बातचीत कर सकती है, आपके ब्लॉकचेन इथीरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क से बातचीत कर सकती है, ठीक है ना। इट इज अ लाइब्रेरी विच कैन कम्युनिकेट विथ द ब्लॉकचेन नेटवर्क, जस्ट लाइक प्रिज्मा क्लाइंट। You know about Prisma client? Prisma client was the library which can talk to the database. Similarly, Vim is the library which can talk to the Ethereum network. And in the older time, पुराने टाइम में मतलब अभी कुछ टाइम पहले कौन सी लाइब्रेरी यूज होती थी, ether.js। ये पुरानी लाइब्रेरी है जो कि किस लिए काम आती थी, इथीरियम नेटवर्क से बातचीत करने के काम में आती थी, ठीक है ना। तो अभी जब भी आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा आपको कंपनी के अंदर वेब3 का, तो भाई समझदारी किसमें है, पुरानी चीजें लेके कि नए स्टैक को लेके आप अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाओगे, नए स्टैक को, ठीक है ना। क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें आ जाती है, जो चीजें इधर पेश करी होगी वो सामने वाले ने किधर इंप्रूव कर दी, इधर इंप्रूव कर दी। तो हम ऑब्वियसली हम चीजें सीख रहे हैं तो नया स्टैक लेके चलेंगे। सो व्हाट इज अ विम, विम इज अ नोडजेस लाइब्रेरी विच कैन कम्युनिकेट विद द इथीरियम नेटवर्क। तो दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो मेरे इस स्टेटमेंट को गलत बोल दे कि भैया ये गलत बोल रहा है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि विम VM is a Node.js library which can talk to the Ethereum network। ये आप ढूंढ के बता दो कि सर ये फलानी वेबसाइट पे ये डेफिनेशन आपने बोल के बता दी। तो ये मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस चीज को प्रैक्टिकली समझा है। व्हाट इज दिस, वो VM लाइब्रेरी एग्जैक्टली क्या है, क्या काम कर रही है, उस चीज को मैंने समझा है और उस समझ से मैं अपनी डेफिनेशंस बनाता हूँ। तो जब भी इंटरव्यू होता है ना, मैं कभी भी बुक्स की डेफिनेशन और ये पढ़ के नहीं जाता हूँ भाई, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि भाई ये ऐसा ऐसा कुछ है। समझ में आ रहा है ना, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। जो आप अपने एक्सपीरियंस से बोलते हो ना वो लाइफ में आप कभी नहीं भूल पाओ। और बुक्स की डेफिनेशन पढ़ के आप आज याद रखोगे, 3 दिन बाद आप भूल जाओगे भाई क्या बोला, ठीक है ना। तो मेरे को इतना पता है कि यस VM इज अ लाइब्रेरी विच एक्ट एज अ क्लाइंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाइंट इज टू कम्युनिकेट द with the server or with any, just like in Prisma client was able to communicate with the database. Here Vim is a client library for your React applications and it will communicate with the Ethereum network, ठीक है ना। सो यस मैं इसी को सेटअप करूंगा आपके सामने, ठीक है ना। ये इंटर किया और पर्टिकुलर ये मेरा सेटअप हो गया। अब ये जो हार्डवेयर लाइब्रेरी है, ये हार्डवेयर लाइब्रेरी जो आप इंस्टॉल कर रहे हो, ये आपके मोबाइल फोन का 1.5 से 2 GB खा जाएगा। समझ में आ रहा है, किस किस के 1-1 2-2 GB के रिचार्ज प्लान है अभी आज के। वाईफाई है, कोई टेंशन नहीं अपने वाईफाई। कोई ऐसा है कि जो मोबाइल हॉटस्पॉट से चल रहा है कि काम कर रहा है सुबह में अपने को दिक्कत आ सकती है, अपने को भी दिक्कत आ सकती है। 2.5 GB आता है तो देखते हैं। अभी मैं आपको देखूंगा कि ये हार्ड का प्रोजेक्ट व्हाट इज द, मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा what is the file size of hard hat 3.x प्रोजेक्ट। तो भाई उससे क्या है, आप अपना एस्टिमेशन लगा सकते हो। अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, कितना भी जीबी हो सर, अपने को क्या करना, अपने को तो सर अनलिमिटेड मिल रहा है। मगर जो मोबाइल्स, जो जो बेचारा मतलब जो भी है बेसिकली जो पर डे का रिचार्ज हो रहा है, मंथली रिचार्ज हो रहा है, उसका डेली कोटा है,
डेली जीबी का कोटा है, 1.5 GB मिल रहा हो, 2 GB मिल रहा हो, 3 GB पर डे का मिल रहा है, बट यू हैव अ डेली कोटा। तो वो देखना है कि हमें ये हार्डेट 3 का जो ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है, मेरे वाईफाई कनेक्शन पर भी इसको कम से कम 10 मिनट लगते हैं सेटअप में। तो मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ कि कम से कम 1.5 से 2 GB का, शायद मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, कसम से मैंने अभी चेक नहीं किया कि कितना जीबी बनाएगा, बट ये प्रोसेस करते रहता है 15-20 मिनट तक। और ऑब्वियसली भाई प्रोसेस कर रहा है मतलब चीजें इंटरनेट से आ रही है और आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो रही है। भाई डाटा आएगा तो भाई जीबी कंज्यूम नहीं होगा। तो थोड़ा दिमाग में बिठा लेना कि भाई ये हार्डेट का प्रोजेक्ट अगर आप अपने मोबाइल वाईफाई से अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो मेक श्योर मैं अभी ये जैसे ही प्रोजेक्ट सेटअप होगा तो मैं इसका फाइल साइज आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ये अभी इंस्टॉल हो रहा है। मैं इससे पहले अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट बना रखा हो तो मैं वहां जाके इसका फाइल साइज वो इंस्टॉल होने देते हैं। तब तक मैंने एक नया टर्मिनल लिया, क्योंकि इस टर्मिनल को मैं एग्जिट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा इंस्टॉलेशन ब्रेक हो जाएगा। तो मैं इस नए टर्मिनल में WSL पे गया, CD किया, LS-L किया, और मैंने एक प्रोजेक्ट और बना रखा है, Web3_2 नाम से मैंने बना रखा है। LS किया मैंने, और LS-AL किया मैंने। और हार्ड का ये जो प्रोजेक्ट है मेरा, पर्टिकुलर हार्ड का जो मेरा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट का मेरा मुझे लोकेशन अगर देखना है कि इसका कितना वो बना, तो यहाँ पर आप अपने ब्राउज़र में जाके शायद $/ ऐसा कुछ हम लिखते हैं, उसका, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ तो देखो भूल तो जाते हैं, फिर भी मैं जीपीटी से पूछ लेता हूँ कि भाई मैं WSL में काम कर रहा हूँ, मैं मेरे होम डायरेक्टरी में, और मुझे इसको ब्राउजर से एक्सेस करना है, तो लाइक हाउ कैन आई एक्सेस इट। उसमें कुछ ऐसा सिंबल रहता है $/ करके, आप ब्राउजर पर कुछ जाके आप ऐसे कर सकते हैं, ये विंडोज एक्सप्लोरर में कर सकते हैं, जहां पर आपका वो डायरेक्टरी ओपन होके आ जाता है। हाउ टू एक्सेस फ्रॉम फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है ना, हाउ टू एक्सेस। देखो ये उसने बता दिया कि भाई आप कहाँ काम कर रहे हो, WSL में काम कर रहे हो, और यस, यू शुड ओपन //WSL $, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं विंडो ई प्रेस किया, मैंने यहाँ पर गया मैं, और ये देखो ये दे रखा है यहाँ पर, है ना, http:// एक मिनट, यस, ठीक है ना। तो ये सिंबल मैंने अभी जीपीटी से पूछा, //WSL $, ये जैसे ही करते ही आपको विंडोज एक्सप्लोरर में आपको ये अपना उबंटू का वो मिल जाएगा। अंदर गए, ठीक है ना, अंदर में जाऊंगा किसके अंदर, होम के अंदर हिमसू के अंदर, और ये वेब 2 और हार्ड एग्जाम्पल, राइट क्लिक किया, इसमें गए भाई, प्रॉपर्टीज में गया, और मैं क्या एस्टिमेशन निकाल रहा हूं भाई, ये हार्ड का प्रोजेक्ट सर कितना जीबी लेता है, ठीक है ना, देखते हैं। 63-65 MB मेगाबाइट, अब मैं श्योर नहीं हूं, बट आई एम श्योर अबाउट कि 1 GB के आसपास तो हो गई होगा, क्योंकि बहुत टाइम लगाता है ये। मेरे वाईफाई के कनेक्शन में कम से कम आधा घंटा तो वो इंस्टॉलेशन करते रहता है। तो आप सोच सकते हो कि भाई इतने हाई फाई कनेक्शन में भी इतना टाइम लगा रहा है, मतलब जीबी तो डाउनलोड कर रहा होगा। सो यस, इट्स अराउंड 359 MB, ठीक है ना, यहाँ पता चल गया मुझे 359 MB। सो यहाँ पर मैं गया, और द फाइल साइज आंसर क्या है, अराउंड 359 MB। सो इस पे गए, ठीक है। तो आई थिंक इसमें कुछ टाइम लग सकता है, ठीक है, इसमें टाइम लग सकता है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ, और मैं अपने उसी वाले प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ। आपको टाइम देना है और आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 360 MB के आसपास वो हार्ड का प्रोजेक्ट इंस्टॉल होगा। थोड़ा टाइम रखना है हमें। और मैं इस हार्ड वाले प्रोजेक्ट में अंदर गया, और कोड डॉट करके मैंने चालू किया। इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं किसके अंदर चालू कर रहा हूँ, VS कोड एडिटर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखना, जैसे ही वो प्रोजेक्ट को सेटअप करोगे ना, तो इस टाइप के आपके पास कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स आ जाएंगे, ठीक है ना, इस टाइप के
कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स आ जाएंगे। सो यहाँ पर आप देखेंगे मैं टर्मिनल चालू किया, यहाँ पर मैंने टर्मिनल चालू किया और यहाँ पर हम कमांड चलाएंगे npx hardhat run। कमांड क्या है हमारी? npx hardhat। सो कमांड है हमारी npx hardhat node, npx hardhat node। सो यहाँ क्वेश्चन ये, हाउ टू स्टार्ट अ लोकल ब्लॉकचेन नेटवर्क यूजिंग हार्डहैट। सो हार्डहैट लाइब्रेरी जो है नोड.जेएस की एक लाइब्रेरी है जो आपको क्या सिमुलेट करके देती है, एक लोकल ब्लॉकचेन नेटवर्क आपको सिमुलेट करके देती है। उसके अंदर 20 नोड कनेक्टेड होते हैं। भाई मैंने बोल तो दिया मगर मैं प्रैक्टिकली भी अब करके बता रहा हूँ। सो कमांड क्या है उस लोकल ब्लॉकचेन को स्टार्ट करने का? कमांड क्या है? npx hardhat node। सो मैं यहाँ पर VS कोड एडिटर में गया, ठीक है ना, मैं अपने VS कोड एडिटर में गया, कमांड चलाऊंगा npx hardhat ये नोड। अब जैसे ही मैं कमांड चलाऊंगा अब देखना ये कुछ टाइम लगाएगा और ये देखो ये चल गया। अब यहां पर देखो अकाउंट 0, अकाउंट 1, अकाउंट 2, अकाउंट 3, अकाउंट 4 और यहां तक कितने अकाउंट हमारे सेटअप हो गए? अकाउंट अकाउंट 19 है ना। तो 0 से 19 मेरे कितने अकाउंट सेटअप हो गए? 20 अकाउंट्स मेरे सेटअप हो गए हैं, ठीक है ना। इसमें मैं एक अकाउंट को आपको बता देता हूं, ये रे पर्टिकुलर एक अकाउंट को मैं नोटपैड में लेके बता देता हूं, ठीक है ना। सो आप देखो ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा उसका बैलेंस है और ये मेरा उसका प्राइवेट की है। मतलब मेरे पास 10,000 रुपीज है इथीरियम को, अभी क्या मान के चलो आप? रुपीज। मेरे एसबीआई के इस अकाउंट नंबर में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 10,000 रुपए पड़े हुए हैं। उस पैसे को मुझे शुभम को ट्रांसफर करना है, पलक को ट्रांसफर करना है, किसी को भी ट्रांसफर करना है तो मुझे अपने मोबाइल का क्या चाहिए होगा? पिन चाहिए होगा। तो ये जो नीचे जो प्राइवेट की है ये मेरा क्या है? पिन है, ठीक है ना। अब इसको इस तरीके से समझो कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ठीक है ना। एक और ले लेते हैं। अब ये मेरा अकाउंट नंबर है, मान लीजिए ये अनिल का अकाउंट नंबर है और ये विजय का अकाउंट नंबर है, ठीक है ना। ये दो लोगों के अकाउंट है, खाते हैं एसबीआई में, इसका भी एसबीआई में है और इसका विजय का भी किसी और बैंक में है। तो मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, मुझे किसी विजय के अकाउंट में पैसे पहुंचाने हैं, विजय के अकाउंट में भी 10,000 हैं। तो जब मैं अपने पूरा पैसा अगर विजय को ट्रांसफर कर दूंगा तो मेरे अकाउंट में कितना हो जाएगा? 0। और विजय के अकाउंट में कितना हो जाएगा? 20। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही होता है भाई, भेजने वाले का सब्ट्रैक्ट हो जाता है और रिसीवर का बढ़ जाता है। तो ये कुछ इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये हार्डहैट जो हमने एक नेटवर्क सिमुलेट किया है, बाय डिफॉल्ट हमें कितने अकाउंट्स मिले हैं? 20 अकाउंट्स मिले हैं। क्यों मिले भाई? टेस्टिंग के लिए, ठीक है ना। ताकि आप एज अ डेवलपर आप कोडिंग करो, किसी का खाते से पैसा निकाल लो, इथीरियम निकाल लो, किसी को भेज दो, ये सारी टेस्टिंग आप क्या मेन नेटवर्क पे कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास क्या नहीं होता है? प्राइवेट की नहीं होता है। भाई मेरे अकाउंट में अभी 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मैं अपना एम पिन, इतना बेवकूफ तो मैं हूं नहीं कि आपको एम पिन बता दूं मेरा, या मैं अपने नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड बताऊंगा क्या कभी मैं? तो जब रियल नेटवर्क पे भी कोई प्राइवेट की, किसी का भी प्राइवेट की कोई भी शेयर नहीं करता है, ठीक है ना। मेरे मेरे अकाउंट में अगर पैसा है तो मेरा अकाउंट नंबर भले ही आपको पता चल जाए, क्या आप पैसा निकाल सकते हो? मैं अभी दे दूं आपको मेरा एसबीआई का अकाउंट नंबर, पैसा निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। कब निकाल सकते हो? जब मैं अपना एन पिन भी बता दूं, मैं अपना पिन कोड बता दूं, मैं अपना पासवर्ड बता दूं आपको, तब आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो। तो सिमिलरली इथीरियम्स पर भी आप जो बैलेंस मेंटेन करते हैं, आपको सामने वाले का अकाउंट नंबर भले ही पता हो, आपको सामने वाले का अकाउंट नंबर भी दिख जाएगा, उसका बैलेंस भी दिख जाएगा, मगर आप उसके खाते से पैसा इथीरियम नहीं निकाल सकते हो, बिकॉज यू डोंट हैव प्राइवेट की। समझ में आ रहा? सो यहाँ पर इथीरियम पर भी हम कुछ ऐसे ऐसे टेस्ट करेंगे आगे चल के कि मेरे जो अभी मैंने हार्डहेड का प्रोजेक्ट जो चालू किया है उसमें मेरे 10,000 इथीरियम पड़े हुए हैं। इस 10,000 इथीरियम को मैं अकाउंट 0 से अकाउंट 1 में ट्रांसफर करूंगा, वो प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताऊंगा कि देखो ये तो हो गया 0 और ये हो गया 20,000 इथीरियम। तो ये सारा टेस्टिंग हम किस में करेंगे?
हार्ड हैट में करेंगे, और ये सारा पैसा निकालना करना, ये सारा काम जो है ये हमारा उस ब्लॉकचेन नेटवर्क पर होगा धीरे धीरे। ठीक है ना। तो ये आपने देखा कि ये हमारा नेटवर्क हो गया है। अब यहां पर जो है हम एक कॉन्ट्रैक्ट हम डिप्लॉय करेंगे। ठीक है। सो यहां पर हम अपना पर्टिकुलर एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे। सो वेब3 प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू बिल्ड वेब3 प्रोजेक्ट्स ऑन इथीरियम, ठीक है, इन ऑर्डर टू बिल्ड वेब3 प्रोजेक्ट ऑन इथीरियम protocol, we need to write smart contract using solidity, ठीक है ना, using solidity. So solidity is a programming language. solidity is a programming language just like JavaScript, Python, ठीक है ना, जावास्क्रिप्ट, पाइथन और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू नो। तो आपने अभी पहले दिन से आप क्या सीखते हो आ रहे हो, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते आ रहे हो, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसी प्रकार से आपको अगर इथेरियम प्रोटोकॉल पर वेब3 प्रोजेक्ट बनाना है तो जो कोड आप लिखते हो उसको आप क्या बोलते हो, उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब देखो सिंपल एक बहुत अच्छा कंपेरिजन मैं आपको बता रहा हूं। वेब 2 के अंदर आप उस कोड को क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं, सोर्स कोड। और अगर आप वेब3 के अंदर उस जो भी कोड आप लिखते हो उसको आप सोर्स कोड नहीं बोलते हो, उसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सिर्फ बोलने का तरीका है, बाकी चीजें वही है। अब वेब3 के अंदर आपने लैंग्वेज कौन सी चूज करी, जावास्क्रिप्ट करी। जावास्क्रिप्ट में आपने लिखा console.log हाय हेलो। तो भाई वो जो console.log हाय हेलो जो भी लिखा है, जिस भी जेएस फाइल में लिखी है, उसको आप वहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते हो भाई, क्या बोलते हो, सोर्स कोड बोलते हैं। मगर वेब3 में आने के बाद चीजें चेंज हो जाती है, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, मगर चीजें वही रहती है। ठीक है ना। कभी भी यूं मत समझोगे यार मैं वेब3 सीख रहा हूं तो मेरे लिए कुछ कुछ नया है, कुछ भी नया नहीं है भाई, सब कुछ वही है जो आप सीखते हुए आ रहे हो। सिर्फ उसका हमें थोड़ा मैपिंग करना है, कौन सी चीज वहां पर क्या बोलते थे और इस वेब3 के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है ना। तो वेब3 के अंदर वेब3 के अंदर आप लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हो, हम सॉलिडिटी यूज कर रहे हैं। सो सॉलिडिटी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग वेब3 रिलेटेड प्रोजेक्ट ऑन इथेरियम प्रोटोकॉल। ओके। सो द सोर्स कोड ऑफ सॉलिडिटी इज कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो मैं यहां पर एक सिंपल सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको बना के बताऊंगा। सो यहां पर हुआ, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने एक फाइल बनाई, test.js नाम की फाइल बनाई, और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का आपने क्लास लिखा, माय क्लास। ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने क्या किया, एक test.js फाइल बनाई और उसके अंदर आपने क्लास लिखा। सिमिलरली ये कि यही चीजें आप वहां पर कैसे करोगे, टेस्ट। चूंकि जावास्क्रिप्ट में एक रूल है कि जो क्लास का नाम होगा वो के वही फाइल का नाम होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट में पता है ना आप सभी को, जो क्लास का नाम होगा उसी नाम से क्या होनी चाहिए, फाइल होनी चाहिए। और क्लास का नाम किस में होना चाहिए, पास्कल केस, ठीक है ना। तो जो फाइल का नाम होगा वो के वही क्लास का नाम होना चाहिए। यहां पर भी वही रूल है, यहां पर क्लास की जगह क्या आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, बाकी चीजें वही है। उसी क्लास को सॉलिडिटी के अंदर क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और रूल वही है कि अगर उसका नाम वहां पर पास्कल केस में देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का नाम भी यहां पर भी पास्कल में ही देते हैं। यहां पर भी वही रूल है कि फाइल का नाम वही होगा जो कॉन्ट्रैक्ट का नाम होगा, बट एक्सटेंशन जेएस की जगह होगा सॉल। ठीक है ना, सॉल्व फॉर सॉलिडिटी, जेएस फॉर जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट की क्लास यूज करता हूं, सॉलिडिटी के अंदर मैं यहां पर क्या यूज करता हूं, उसी क्लास को यहां पर नाम चेंज करके क्या बोल दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया है। तो सिमिलरली मैं यहां पर आपको जेएस प्लेग्राउंड पे जाके बताऊं ताकि आप तुरंत उसको कनेक्ट कर पाए।
ठीक है ना। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है क्लास का, क्लास माई क्लास, ये हुआ, ये मेरी क्लास हो गई। इस क्लास के अंदर कितने मेंबर होते थे, 3 मेंबर होते थे, प्रॉपर्टी होता था, दूसरा हमारा कौन होता था, कंस्ट्रक्टर होता था, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास कौन होता था, मेथड होता था, ठीक है ना। और इस क्लास का हम एक प्रॉपर्टी ले लेते थे, ठीक है ना। मान लीजिए x इक्वल टू 10 लिया मैंने, और इस प्रॉपर्टी को मैं एक्सेस कर सकता था कैसे, लेट क्लास एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ऑफ क्लास नेम। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए क्लास का इंस्टेंशिएशन होना जरूरी है, ठीक है ना। फंक्शन अगर मैं डिफाइन करूं तो फंक्शन को कॉल करना है, अगर क्लास डिफाइन करूं तो क्लास को कॉल करते हैं कि क्लास को इंस्टेंशिएट करते हैं, इंस्टेंशिएट करें। सो पर्टिकुलर इस क्लास को मैंने यहां से लेट CEO1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ माई क्लास, ठीक है ना। और मैंने कंसोल लॉग कर लिया किसको, मुझे उस क्लास की किस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, मुझे इस क्लास की किस प्रॉपर्टी को x को एक्सेस करना है, तो मैं क्या बोलूंगा CEO1 डॉट x। और सिमिलरली यू कैन सी दैट आई एम सक्सेसफुली एबल टू एक्सेस द क्लास मेंबर, ठीक है ना। तो अगर जावा स्क्रिप्ट का ये क्लास वाला ये बेसिक टास्क अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है कि हाँ सर मैंने जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस में काम कर रखा है, तो फिर आप 101% किसमें काम कर सकते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर सकते हो आप सॉलिडली, क्योंकि यही चीज, यही क्लास वहां जाके क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और उसी के अंदर भी 3 चीजें होती हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी कितने मेंबर होते हैं, 3 मेंबर ही होते हैं, वहां पर भी क्या होता है, प्रॉपर्टी, मगर उस प्रॉपर्टी को वहां पर बोलते हैं स्टेट प्रॉपर्टी, बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्टेट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो बस कंपैरिजन करना है कि हाँ ये एग्जैक्टली वही चीज है, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम गए, मैंने प्रैक्टिकल आपको करके बता दिया है। अब यहां पर हम जाके अपने कॉन्ट्रैक्ट को यहां पर हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं। सो हम जो है पर्टिकुलर हम एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे, तो उसका एक सबसे पहला एक सिंपलेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको कल लिख के बताऊंगा, ठीक है ना। आज की क्लास में आपको क्या बताया मैंने, ब्लॉकचेन नेटवर्क के बारे में बताया है, मैंने आपको 2 पॉपुलर प्रोटोकॉल जो यूज हो रहे हैं, अब 2 मैंने आपको बताया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 2 ही हैं, मैंने जीपीटी से रिसर्च करके बताया भाई सर तीसरा भी है सोलाना, सर चौथा भी है बीएनसी, सर पांचवा भी है, बट मैं किसकी बात कर रहा हूं जो मार्केट में सबसे ज्यादा अभी लीडिंग पोजीशन पर है। कौन से वो 2 प्रोटोकॉल हैं, एक तो बिटकॉइन प्रोटोकॉल है सर मार्केट में लीडर, और एक इथेरियम प्रोटोकॉल। क्या ये 2 ही हैं कि इसके अलावा भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, इसके अलावा भी हैं, मगर हम उनकी बात नहीं करेंगे। तो हम जितने भी वेब3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो हम किस प्रोटोकॉल पे बनाएंगे, हमारे इस प्रोटोकॉल पे बनाएंगे, ठीक है ना। सो ठीक है ना। सो ये आज की क्लास में आज इतना ही है।